आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिताब सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फिर बढ़ रहा है कटरा में रोपवे तनाज़ा। जम्मू कश्मीर असेंबली में उठाया गया है मामला। बता दें कि एमएलए डॉक्टर राजेश्वर ने ये मामला उठाया है। रोपवे प्रोजेक्ट वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। बता दें कि कटरा माता वैष्णो देवी में रोपवे के मुद्दे को लेकर भी तनाज़ा लगातार गहराता जा रहा है और अब इसकी गूंज जम्मू कश्मीर असेंबली तक पहुंच गई है। आज विधानसभा पहुंचे कानी से विधायक डॉक्टर राजेश्वर ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार की सरासर नाकामी है और कटरा में लगाए जा रहे रोपवे को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इससे कटरा के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है और सरकार न सिर्फ लोकल लोगों बल्कि माता वैष्णो देवी की आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। वहीं डॉक्टर राजेश्वर ने चेतावनी दी है कि इस फैसले के खिलाफ आंदोलन और तेज किए जाएंगे। डेवलपमेंट में आपसे एक मुद्दे पे, स्पेशल मुद्दे पे जरूर बात करूंगा। डेवलपमेंट उतनी ही की जाए जिससे लोग खुश हों और हमारे नेचर को कोई प्रॉब्लम ना आए। आ जाइए कटरा में, देखिए कटरा में विवाद किस तरीके से, लोग आज सड़कों पे हैं। सारा का सारा कटरा शहर बंद हो गया है। बच्चे, औरतें, माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग सभी रोड पे हैं। और पिछले साल भी ये प्रोटेस्ट हुआ सरकार को दिखाने के लिए कि हमें वो रोप नहीं बनने चाहिए, उससे हमारा कटरा शहर बर्बाद हो जाएगा, उससे उसके साथ हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। लेकिन जोर जबरदस्ती उन लोगों को जेल में डाला गया। अनशन पे बैठे थे वो लोग, जबरदस्ती उन लोगों को उठाया गया और आश्वासन दिया गया कि रोपवे नहीं लगेगा। लेकिन आज फिर से वहां पे रोपवे लगाने की कोशिश की जा रही है। और वो कोशिश क्यों की जा रही है? जब उस रोपवे से कटरा पूरे शहर को फायदा नहीं है। हमारी आस्था माता वैष्णो देवी कटरा से होते हुए हमारे चरण पादुका, बाण गंगा, हाथी मत्था आदि शत इस रास्ते से होते हुए माता वैष्णो देवी गई। क्या जरूरत पड़ी कि आप इन सारे रास्तों को छोड़ के, इन माताओं को, चिन्हों को छोड़ के आप नया रास्ता बनाने शुरू हो गए? रोपवे से उनको वहां पहुंचाओगे? इनका वश चले तो ये माता वैष्णो देवी को घर में लाने की कोशिश करें। इस मौके पर एमएलए डॉक्टर राजेश्वर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर को खित्तों के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इससे पहले जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करने का अंजाम लोगों के सामने है। देखिए, बहस तो रोज चलती है, आज कोई नहीं तो चल नहीं रही है। जब से असेंबलियां बन रही हैं तब से बहस चल रही है। लेकिन बहस मुद्दे पे हो तो हम मानेंगे कि बहस मुद्दे पे हो रही है। मुद्दों से भटका के लोगों को गुमराह करके टाइम वेस्ट करने की कोशिश की जाती है। मुद्दों से हटके कोई और राजनीति लाई जाती है। हम लोग यहाँ पे चुन के आए हैं लोगों की बात रखने के लिए। हम लोग यहाँ पे चुन के आए हैं लोगों के मसले हल करने के लिए। लेकिन यहाँ विवाद अपने घर के उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ विवाद अपने लड़ाई झगड़े के उठाए जाते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि लोगों का टाइम वेस्ट ना किया जाए, असेंबली का वेस्ट ना किया जाए, लोगों के मुद्दों की बात की जाए। आज जम्मू की जो हालात है, आज जम्मू कश्मीर एक रियासत से यूटी पे आ चुकी है। आज जम्मू कश्मीर के साथ जो लेह लद्दाख जोड़ने के लिए हमारे डोगरों ने कुर्बानी दी, उस रियासत को तोड़ के लेह लद्दाख अलग कर दिया गया। हमें यूटी बना दी गई। अपने ही इलाके में, अपने ही शहरों में, अपने ही स्टेट में हमें भिखारियों की तरह ये अपनी स्टेट मांगने पे मजबूर कर दिया गया। इससे ज्यादा और कितना घिरेंगे हम जनाब? और इससे ज्यादा कितने टुकड़े करोगे जम्मू कश्मीर के? अब बात उठी है पील पुंछ अलग अलग करने की। बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने जम्मू कश्मीर सरकार पर कर्ज को लेकर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि उमर सरकार पूरी तरह मरकज पर डिपेंड है, इनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का बजट विजनलेस है। ये सच्चाई है ना, पल्ले नहीं दाने तो कर दी न्याणे न्याणे, ये इनकी करतूत है। पूरी तरह से सरकार दिल्ली पे डिपेंड है और दिल्ली को आंखें दिखानी है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी चीजें हैं जो डाटा क्लियर कर रहा है कि हर नागरिक जो है वो कर्जे के नीचे है। सरकार के अपने जो है वो खर्चे बढ़े हुए हैं और बजट जो पेश की है वो विजनलेस है, वो टोटली फ्यूचरलेस है। तो मुझे लगता है इस पे सरकार को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। देखिए, अभी जब ग्रांट्स पे बात आएगी तो सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। शहरी विकासीकरण के लिए जम्मू का इनका जो रोड मैप है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। जो प्लान बनाना है, फ्यूचर प्लान बनाना, उस पर चर्चा ही नहीं है। जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, जेएमसी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है। सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। एएनसी विधायक मुबारक गुल ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी का सीधा फायदा जम्मू कश्मीर को होगा। उन्होंने कहा कि हमारे वाटर रिसोर्सेज सूख रहे हैं, ऐसे में चिनाब के पानी को रोककर जम्मू कश्मीर के पानी से मुतल्लिक मसाइल अगर दूर हो तो यहाँ लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। जो ये ट्रीटी इन एबेंस है, तो इसका फ़ायदा तो जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। तो ये अच्छी बात है अगर हमारे
पावर जनरेशन ज़्यादा बढ़ेगी और हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी कि ये पानी ज़ाया होता है फिर जाता है समंदर में, पाकिस्तान से होके जाता है बाहर। लेकिन अगर इस्तेमाल, और इस वक्त तो हमारे जो दरिया खुश्क हो रहे हैं, लेकिन अगर ये इस्तेमाल हो गया, हमारे जम्मू में पीने की पानी की कमी है उसमें हो जाएगा। हमारा जो जहलम में है, जहलम की लेवल बहुत कम हो गई है, वहाँ ज़मीनें नज़र आ रही है। हमारा वॉलर ऑलरेडी डिफ़िकल्ट पोजीशन में है, वो उसकी सिल्ट आ गई है, वो भी उसमें वो मर रहा है, वॉलर भी मर रहा है। और तुलबुल का जो हमारा जो नेविगेशन सिस्टम था, अगर उसमें पानी बढ़ जाएगा, कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए कि अब पानी बढ़ेगा तो हमारा जो OD फर्स्ट, OD सेकंड और जो वो हमारे जो कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट वो जनरेशन देंगे, और जनरेशन देंगे उससे हमें फ़ायदा होगा, हमारी रियासत को फ़ायदा होगा। और जो हम दूसरे रियासतों से पावर खरीदते हैं, हम अपना पैसे देते हैं, वो भी बच जाएगा। 370 और स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस लीडर और विधायक गुलाम अहमद मीर ने इस मुद्दे पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की कुछ रियासतों को स्पेशल स्टेटस देने की बात की जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस पहले से था जिसे हमसे छीना गया है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे अहम मुद्दों पर सदन में संजीदा और खुली बहस होनी चाहिए। जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वो आई है, 272 की ज़रूरत होती है, इनको 240 है और 240 को लेकर वो सरकार में है। इस पर ज़रा ध्यान देना चाहिए। दो बड़ी पार्टीज़ ने उनको समर्थन दिया, नीतीश कुमार जी ने और चंद्रबाबू नायडू ने। दोनों मुख्यमंत्रियों ने मोदी जी के सामने ये रखा है कि हमें बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस चाहिए, और वो मोदी जी ने एग्री किया और उसी बात को लेकर उनको बैसाखी मिली हुई है। अगर दोनों मुख्यमंत्री, अगर तेलुगु देशम ने स्पेशल स्टेटस रखा है, अगर नीतीश कुमार ने स्पेशल स्टेटस की डिमांड रखी है, तो उन स्टेटों को मिल रहा है। हमारे पास तो था, हमारा तो छीना गया। और वो स्पेशल स्टेटस अब नए ज़माने के हिसाब से क्या होना चाहिए वो डिबेटेबल, उस पर डिस्कस करना चाहिए। वही बात उन्होंने रखी थी कि हम डिलिमिटेशन करेंगे, इलेक्शन करेंगे, इलेक्टेड नुमाइंदों से स्टेट रेस्टोर करने की बात करेंगे, उसमें स्पेशल स्टेटस की बात आएगी। जम्मू कश्मीर असेंबली में बिलावर के MLA सतीश शर्मा ने अपने इलाके में बिजली के मसाइल उठाए हैं, लेकिन उन्होंने ये सवाल पंजाबी जुबान में किया। इसका असेंबली में जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उन्हें मसाइल हल करवाना हो तो वो मुझसे उस जबान में सवाल करते हैं जो जबान मुझे आती है। उनके सवाल करने का जो मकसद था वो उन्हें हासिल हो गया। बड़े इंपॉर्टेंट और बिलावर विधानसभा दे बिल्कुल टॉप दे उपर ग्रान और असेंगी पैदल जाने पौंदा सर 12-12 14-14 किलोमीटर थिंगन हनोग ते ये जड़े ग्रान इत्थे इलेक्ट्रीफाइड तुसा कदू करना है, मिगी जवाब ये चाहिए, क्योंकि ये उयो गल दर्शाती है कि भारत और इंडिया, यानी भारत ग्रां विच बसदा है और मिगी लगता है कि इंडिया शहर विच बसदा है। इस प्रश्न का मेरे दा जड़ा मैं प्रश्न किया उसका जवाब मिगी ये मिलिया। पिछले साल RDSS आपकी तकरीर रिकॉर्ड नहीं हो रही सर, तकरीर नहीं, मेरा मैं कहता ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्योंकि आप मुझे इनका मकसद मुझसे जवाब हासिल करना होता तो शायद सवाल मुझसे उस जबान में पूछते जो मुझे पूरी तरह से समझ आता। अगर मकसद इनका ये था कि यहाँ से वीडियो उठे और कहीं और दिखे तो मकसद इनका पूरा हो गया है। अब जब सवाल पूरी तरह से समझ आया नहीं, जो लिखे हुए जवाब हमने दे दिए वही हाउस के सामने और मेंबर के सामने मैंने रखा हुआ है। इस मामले पर बिलावर के MLA सतीश शर्मा ने फिर दोबारा हिंदी में सवाल किया तो इसका जवाब उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में दिया। ये 4 मार्च 2025 को भी सेम जवाब था। RDSS के तहत आपको हम लोग एकोमोडेट करेंगे। 1 साल के बाद सर आ रहा है DA JUA, तो सर हम ये चाह रहे हैं कि हमें ये स्कीम्स के बारे में ना इतना बताते हुए उन गरीब लोगों को कोई ना कोई राहत दी जाए, उनको भी जीने का अधिकार है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं ये हमारा उनको देने का राइट बनता है और उनका भी राइट बनता है। तो मेरा ये प्रश्न है आप ऑनरेबल स्पीकर साहब, पिछले साल के जवाब और इस साल के जवाब में फर्क है। फर्क इसलिए, जैसे मैंने जवाब में कहा, आबादी बढ़ती है, गांव जो है वो फैल जाते हैं,
नए नए मकान बनते हैं, उनको इलेक्ट्रीफाई करना रातों रात का काम नहीं है। इनमें टाइम लगता है, डीपीआर तैयार होते हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जो पूरी तरह से अनइलेक्ट्रीफाइड हो। अब ये है कि कुछ गांव में शायद कुछ हैबिटेशंस, कुछ मोड़े जो हैं वो अनइलेक्ट्रीफाइड हैं, जिनको जोड़ने का काम करना है। अब एक तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और यूटी कैपेक्स के हवाले से मैंने यहाँ जवाब दिया, वो ऑनगोइंग है। और जिन इलाकों के इन्होंने नाम लिए उनके भी डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं। मुकम्मल कोशिश होगी कि कोई मकान ऐसा ना रहे जिसको बिजली का कनेक्शन ना मिले, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे नए हैबिटेशंस बनेंगे, जैसे जैसे गांव हमारे फैलेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन हम एक एक घर तक पहुंच के उनको बाज़ाब्ता बिजली का कनेक्शन पहुंचा देंगे। वक्फा सवाल के दौरान अनंतनाग वेस्ट के एमएलए मजीद लारमी ने जिले के रकबे और आबादी के पेश नज़र जिले में एक और पीएचई डिवीजन कायम किए जाने का मुतालबा किया है। बिजबेहरा के विधायक डॉक्टर बशीर अहमद वैरी ने भी इसकी हिमायत की और इसे जिले के सभी असेंबली हलकों के मेंबरान की मांग बताया। मजीद लारमी ने कहा कि 3000 से ज्यादा गाँव और 60 टाउन एरिया के एक डिवीजन काफी नहीं है। पीएचई मिनिस्टर जावेद राणा ने माना कि मैन पावर की कमी से मुश्किलात का सामना है, ताहम उन्होंने मेंबरान को यकीन दिलाया कि इस हवाले से कोशिश जारी है। उन्होंने ऐवान को बताया कि जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की कमी को पूरा किया जा रहा है और हालात सही होते हुए मेंबरान के मुतालबात पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। नियर अबाउट 45 किलोमीटर बिजबेहरा से वहाँ पे, और यहाँ पे पहलगाम को टच करता है, यहाँ पे काजीगुंड को टच करता है, और इतनी मतलब वहाँ पे 325 गांव हैं जिनको ये कैटर करता है। 325 गांव और 60 टाउन। ये डिवीजन बिजबेहरा है, कश्मीर में सबसे बड़ा डिवीजन ये माना जाता है, सबसे बड़ा, बिगेस्ट वन। तो हमने बार बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड मीटिंग में भी ये क्वेश्चन उठाया कि इस बिजबेहरा के सब डिवीजन में अगर 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी आती हैं, 3 एक साइड रहेंगे। अगर कुकरनाग, अनंतनाग वेस्ट और डूरू एक साइड रहेगा, अनंतनाग ईस्ट, और पहलगाम, बिजबेहरा और अनंतनाग वेस्ट जो है वो एक साइड रहेगा। तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया है इसमें कंप्लीटली देयर इज नो प्रपोजल, द गवर्नमेंट डज नॉट प्रपोज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, ये साझा मसला है। ऑल 7 MLAs strongly recommend that there should be another सब PHE का जो डिवीजन होना चाहिए, 2 डिवीजन इसमें होने चाहिए। सर वी जस्ट वांट एश्योरेंस, जब भी होगा तो इसमें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब एश्योर करें कि हम इसको 2 डिवीजन कर देंगे। इस वक्त भी हमारे पास मेन पावर की शॉर्टेज है। हमारे पास 50% के करीब जो है हमारे पास AWs नहीं है, हमारे पास JEs नहीं है, हमारे पास इसी तरीके से AEs की भी हमें प्रॉब्लम है। लेकिन सर मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अभी तक तो सरकार दूसरे मसाइल से जूझ रही है, लेकिन ये कंटिन्यू प्रोसेस है। जब भी कोई सरकार का इस तरफ सोच बनेगी तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बहुत से एरियाज जो हैं, दूर दराज के एरियाज, पहाड़ी एरियाज, और ये एरिया जहां वर्कलोड काफ़ी है और काफ़ी जुरिडिक्शन जो है इनकी काफ़ी बड़ी बनती है, इनको कंसीडर किया जा सकता है। इनके लिए हम पूरी तरीके से स्टडी करेंगे, एग्जामिन कर रहे हैं, और जब भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा मूव हुआ तो हम इंशाल्लाह इसको कंसीडर करेंगे। जम्मू कश्मीर में 10 फरवरी को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस असरअंदाज होने की उम्मीद जताई गई है, जिससे कई मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि कुछ मकामात पर दरमियानी बरसात के इम्कान जाहिर किए गए हैं। एक और कमजोर सिस्टम 17 फरवरी के आसपास एक्टिव होने का अंदेशा है। वहीं 14 फरवरी को ऊंचे इलाकों में थोड़ी देर के लिए हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। सिस्टम की रफ्तार या रुख में तब्दीली पर अपडेट दिया जाएगा। मौजूदा पेशेंटगोई के मुताबिक महीने के बाकी हिस्से में कोई बड़ी बारिश या बर्फबारी नजर नहीं आ रही है, जिससे फरवरी में बारिश की किल्लत बढ़ सकती है। लगातार खुश्क मौसम की वजह से दरख्तों में जल्द फूल आने यानी अर्ली ब्लूमिंग का खतरा भी बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी वेदर अमूमन ठीक रहा लास्ट कुछ दिनों से, और कमिंग डेज में भी ऐसे कोई मेजर फोकास्ट नहीं है। तो अभी 9, 10 खासकर 11 के बीच में एक लाइट स्पेल के चांस हैं, हल्की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी। और कल इवनिंग को भी खासकर 6 इवनिंग को एक फीवल WD है, तो लाइट स्नोफॉल कुछ एक पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है। मैदानी इलाकों में मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा। अब बाकी सच 15 फरवरी तक फिलहाल कोई मेजर फोकास्ट नहीं है बारिश या बर्फबारी के हवाले से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर।
और इस बीच जो है दर्जे हरारत में भी जो है इजाफा देखा गया है, मिनिमम टेम्परेचर में भी और मैक्सिमम टेम्परेचर में, और कमिंग डेज में फर्दर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं अभी दवा पाशी का काम, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का, मैनवरिंग का, ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट 10 फरवरी। और इसी तरह जो हाई रिस्क के अंदर लोग रहते हैं, एवलांच के अभी भी जो है खतरात हैं, तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है, खासकर जो एवलांच प्रोन एरियाज हैं या स्लोपी एरियाज हैं वहाँ पे अननेसेसरीली वेंचर आउट ना करें। और उसके बगैर जो ट्रेवलर्स हैं, जनरल पब्लिक हैं, टूरिस्ट हैं, ट्रेवलर्स हैं, वो अपना जो सफ़र है वो उसको ट्रैफिक एडवाइजरी के हिसाब से जो है शेड्यूल करें और ट्रैवल करने से पहले हाईवे स्टेटस, रोड स्टेटस ज़रूर से। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर मौजूद गए हैं। मीर, एक बार फिर से मौसम में तब्दीली आने को लेकर इम्कान जाहिर किए गए हैं। फरवरी में बारिश और बर्फबारी की किल्लत भी जाहिर की जा रही है। क्या कुछ नुकसान इससे आने वाले दिनों में हो सकते हैं? वेल डेफिनेटली अगर आप देखें तो जो हमें रिसेंटली यहाँ पे बर्फबारी या बारिशें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जो है एक लंबा ड्राई स्पेल जो है फिर से चलता हुआ नजर आ रहा है। और आज की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल मौसम ओवर आलूदा है, लेकिन बारिश और बर्फ की जो सूरत हाल है कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि एक फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर जो है वारिद हो सकती है, उससे कुछ जो है तब्दीली जो है मौसम में हमें देखने को मिल सकती है। जो हाई प्लेट्यू एरियाज हैं या जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हमें हल्के तौर पर बारिश या बर्फ देखने को मिल सकती है, जो कि एक मिनिमल जो एक पीरियड जो है उसके लिए रह सकता है, यानी कि एक वक्फे के दौरान वो जो है उस तरह की सूरत हाल देखने को मिल सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम तकरीबन 16 तारीख तक की बात करें तो खास तौर पर जो मौसम की कोई बड़ी तब्दीली जो है, खासतौर पर चाहे हम बारिश की बात करें या बर्फ की बात करें, इस तरह की सूरत हाल देखने को नहीं मिल रही है। ये ज़रूर है कि जो एक सीजनल एक पैटर्न रहता है एग्रीकल्चर के हवाले से, अगर हम देखते हैं चाहे हम कल्टीवेशन की बात करें या फार्मर्स की जो इसके साथ एक प्रोसेस जुड़ी हुई होती है सीजन के साथ, जिसमें इम्पोर्टेंटली बारिश या बर्फ का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन ड्राई स्पेल की वजह से उस पर जो है असर डेफिनेटली आने वाले वक्त में जो है उसका देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाई प्लेट्यू एरियाज के बारे में बताया गया है कि लैंडस्लाइड्स या एवलांच जैसी सूरत हाल जो है वो हल्के तौर पर देखने को मिल सकती है अगर इन पहाड़ी इलाकों में जो है या जो दूर दराज के जो इलाके हैं अगर वहाँ पे बारिश या बर्फ होती है तो इस तरह की सूरत हाल या इस तरह की जो नौइयत जो है वो पैदा हो सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस हैं या फोरकास्टिंग की गई है उसके मुताबिक इस तरह की कोई बड़ी सूरत हाल जो है कश्मीर डिवीजन में बारिश या बर्फ के हवाले से एज ऑफ नाउ देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, लेकिन ये जो सर्दी की जो एक शिद्दत जो है वो जरूर महसूस की जा रही है। ओवर आलूदा एटमॉस्फेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी कंसिस्टेंसी एटलीस्ट हमें 16 तारीख तक बजाहिर तौर पर जो है इसी तरह से देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से बताया गया है कि अगर मौसम में तब्दीलियां आती हैं, यानी कि अगर हमें हल्के तौर पर बारिशें या बर्फ होती हुई नजर आती हैं, उससे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे फर्क हो सकता है। लेकिन अगर इसी तरह से ये ड्राई स्पेल का सिलसिला लगातार कश्मीर डिवीजन में अब फिर से चलता रहा, क्योंकि विंटर्स अब इख्तिताम भी होने वाले हैं, कोई बड़ी जो एक्सपेक्टेशन जो होती है मौसम की तब्दीली को लेकर वो देखी नहीं जा सकती है, क्योंकि जो एक चलाई करान का पीरियड होता है, क्योंकि एक हार्शेस्ट टाइम रहता है विंटर्स के हवाले से, जिसमें सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज खासतौर पर देखने को मिलती हैं, चाहे हम बारिश की बात करें या बर्फ की बात करें, उस तरह का जो एक टाइम पीरियड जो है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। लेकिन अब जो है अभी मार्च तक कहीं ना कहीं पे सर्दी की सूरत हाल देखने को मिल सकती है और इसमें एक उम्मीद जताई जा रही है। और जिस तरह से एक माइल्ड और फीबल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है अगर ये कश्मीर वारिद होती है तो इससे हल्के तौर पर कुछ तब्दीली जो है हमें कुछ मुद्दत के दौरान देखने को मिल सकती है, जिसमें हमें हल्के तौर पर बारिशें या बर्फ की जो सूरत हाल जो है पहाड़ी इलाकों में या दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पे देखने को मिल सकती है। लेकिन प्लेन एरियाज की बात अगर हम करें या लो लाइंग एरियाज के बारे में बात करें तो इस तरह की कोई बड़ी प्रोडिक्शन जो है इसके मुतालिक नहीं बताई गई है कि जो लो लाइंग एरियाज है या प्लेन एरियाज है वहाँ पे हमें बारिश या जो बर्फ जो है वो देखने को मिल सकती है। और नो डाउट एक्सपेक्टेड है कि सूरत हाल जो है मौसम के हवाले से कुछ हद तक तब्दील होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक लंबा समय प्रीवियस टाइम में भी हमें देखने को मिला है जो कि विंटर्स में रहा और ड्राई स्पेल यहाँ पे देखने को मिला, और इन आगे भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पे हमें ड्राई स्पेल ही देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली जो कल्टीवेशन या फार्मिंग या जो ग्रोविंग का जो एक सिस्टम रहता है उस पे थोड़ा बहुत जो है इसका जरूर जो एक मनफी असर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, मेरे बार तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
और वही मशहूर सयाती मकाम गुलमर्ग में बारामूला जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एवलांच निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई है। इस मॉक ड्रिल में फौज, पुलिस, SDRF, टूरिज्म रेस्क्यू टीम, स्नो बाइक एसोसिएशन और दीगर एजेंसियों के जवानों ने हिस्सा लिया है। ड्रिल की निगरानी DDMA चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने की, जबकि सीनियर अफसरान भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान स्निफर डॉग्स और हेलीकॉप्टर की भी मदद दी गई है। माहिरीन ने शिरकत करने वालों को बचाव के तरीके और फौरी रिस्पॉन्स की तालीम दी है ताकि किसी भी हादसे में बेहतर तरीके से निपटा जा सके। ऑब्वियसली हमेशा एवलांच का खतरा रहता है, तो आज एक मल्टी डिपार्टमेंटल आपने देखा होगा आज एवलांच रेस्क्यू एफर्ट यहाँ पे किया गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस, टूरिज्म डिपार्टमेंट, केबल कार कॉरपोरेशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इनफैक्ट जो हमारे साथ आर्मी की 9 राजडिफ की यूनिट थी, हॉज थी, जो मल्टी स्टेक होल्डर आज बेसिकली हमने एक एक्सरसाइज किया है। ये बेसिकली इसके लिए कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा एवलांच आता है जिसमें एक मल्टीपल स्कीयर्स फंस जाए तो कैसे एक इंटीग्रेटेड रिस्पांस हो, जिसमें फॉर्म रेस्क्यू, आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन एंड रेस्क्यू, ये सारी चीज़ों को हमने इसमें आपने किया। जैसे आपने देखा आज रेस्क्यू में भी 2-3 तरीके की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई, उसके साथ साथ में उसको कैसे फिर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन यहाँ से इवैक्यूएट करेगा। तो उन सारी चीज़ों का एक बार, क्योंकि टेबल टॉप एक्सरसाइज तो होते रहते हैं, पर एक फील्ड में इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तो आज सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं टू इंश्योर कि जो एक्सरसाइजेज़ हैं एक अच्छी सी चले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं आपका मेज़बान गौहर मलिक इस वक्त मौजूद है बारामूला के मशहूर स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में। तो आपको पता चले कि गुलमर्ग में के कोंगडोरी में आज यहाँ पर एक मॉक ड्रिल की गई एवलांच से जो यहाँ पर नुकसान होता है। एवलांच से बचने के लिए नॉर्थ कश्मीर बारामूला के डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने एक मॉक ड्रिल रखी थी, जिसमें यहाँ पर SDRF की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, जो यहाँ पर स्की पेट्रोलिंग की टीम होती है, जो रेस्क्यू होती है, उन्होंने एक मॉक ड्रिल तश्कील दी जिसमें यह सिखाया गया कि अगर कहीं ना कहीं एवलांच यहाँ पर आए तो उससे कैसे बचा जाए, जो लोग उसमें फंसे उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए। यहाँ पर मिंगा शेरपा जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला है वो खुद थे यहाँ पर, AD टूरिज्म थे, CO गुलमर्ग थे, और ये 2 घंटे तक लगातार जो है मॉक ड्रिल जारी रही। गौहर मलिक, जी मीडिया, गुलमर्ग, कश्मीर। वहीं मरकजी सरकार की तरफ से ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाने को लेकर कई स्कीम्स चलाई गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि हर इलाके में ख्वातीन को आगे लाया जाए ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसी कड़ी में SBI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इलाके की ख्वातीन के लिए मददगार साबित हो रही है। ख्वातीन को 30 दिन की सिलाई ट्रेनिंग दी जा रही है। इस इंस्टीट्यूट में ख्वातीन को मुफ्त में रहने की, खाने पीने की सहूलत दी जा रही है और उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की माने तो अब तक काफ़ी तादाद ख्वातीन यहाँ से ट्रेनिंग लेकर गई हैं और 60 से 70% ख्वातीन खुद अपना रोजगार चला रही हैं, जिससे वो अपनी रोजी रोटी चलाने के साथ इलाके की दीगर ख्वातीन के लिए भी मददगार साबित हो रही हैं। इस तरह की स्कीम से कहीं ना कहीं ख्वातीन को ताकत मिली है। जो ख्वातीन अपने घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती थी, वो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर अपने घर पर ही अपना कामकाज शुरू कर सकती हैं। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं यहाँ पे RCT उधमपुर में डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ। हमारा RCT इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे है, इसका पूरा फुल फॉर्म है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है। केंद्र सरकार की तरफ से हर एक डिस्ट्रिक्ट में मोदी सरकार ने ये सशक्त किया है कि हम लोगों को, बेरोजगार लोगों को यहाँ पे उनको किसी तरह से ट्रेन करवाएं, किसी भी स्किल में उनको ट्रेनिंग करवाएं। हमारे पास नियर अबाउट 60 या 70 कोर्सेज हैं जिसके द्वारा हम लोगों को ट्रेन करते हैं। इसमें जैसे जूट बैग मेकिंग हो गया, लेडी स्टिचिंग का कोर्स हो गया, ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो गया, मशरूम कल्टीवेशन का कोर्स हो गया। हम हर बैच में 30 या 35 लेडीज़ को उसमें ट्रेन करते हैं और हर बैच में हमारी यही कोशिश रहती है कि 60 या 70% लेडीज़ उसमें अपना काम करें, और ये हो भी रहा है। हम ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे उनको सिर्फ ट्रेनिंग ही करवाते हैं। कल को अगर उनको अपना लोन का किसी को ज़रूरत पड़े, हम बैंक्स के साथ मिलके उनका पूरा साथ देते हैं कि उनको अपना कैसा रोज़गार बनाना है। यहाँ पे RCT की तरफ से ट्रेनिंग, वुमेन गवर्नमेंट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ास करके लेडीज़ के लिए, क्योंकि जो काम कुछ भी नहीं करती हैं घर पे, वो इधर आके सीख के अपना काम शुरू कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और इसके लिए सबसे पहले हमारी मोदी सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया कि हम सभी वुमेन्स को इंडिपेंडेंट बनाए, वो अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके और इंडिपेंडेंट बन सके। तो किस तरह से यहाँ पर RCT में कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, कितने फायदेमंद? बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर जिनको नहीं आता तो वो अपना काम तो शुरू इधर से ही करेंगे ना, आके सीखें। जी गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है हमारा इंस्टीट्यूट। यहाँ पे इतनी लड़कियाँ 33 हैं इस बैच में,
और सभी ने कम से कम इतना तो सीख लिया कि वो आगे जाके अपना काम कर सके। ये मेरा नाम निशा देविया, मैं ग्लेड से हूँ। तो इससे जैसे वुमेन टेलरिंग का हम सीख रहे हैं तो इसे हर एक औरत को सीखना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। और ये नहीं है कि टेलरिंग का है, कुछ और भी हमें गवर्नमेंट बहुत फ़ायदा दे रही है, लेकिन टेलरिंग का मेरे को सबसे अच्छा